हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बच्चों ध्यान देना है, वेव ऑप्टिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट जेई के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ओके बच्चों, तो इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हमें जानना होता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर है, जिसे हम क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके बच्चों, ध्यान से सुनेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ टू आर मोर वेव्स ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन द सेम मीडियम, देन बाय देयर सुपरपोजिशन देयर इज फॉर्म्ड अ रिजल्टेंट वेव। एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसका डिस्प्लेसमेंट इन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं according to this principle, comma inverted comma, if two or more waves travel simultaneously in the same medium, then the displacement of the resultant wave is equal to the vector sum of their individual displacements। ओके, दैट इज हम लिख सकते हैं बच्चों y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक वेव अगर ट्रेवल कर रही हैं सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में, तो आप देखते हैं उनके मिलने से एक नई वेव जनरेट होती है जिसका डिस्प्लेसमेंट इन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ओके, सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब क्या होता है बच्चों, जब एक साथ मीडियम में एक से अधिक वेव ट्रेवल करती हैं तो क्या होता है, उनके सुपरपोजिशन से, उनके मिक्सचर से एक रिजल्टेंट वेव बनती है, जिसके चलते मीडियम के कुछ प्लेसेस पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो इन इंडिविजुअल वेव्स के इंटेंसिटीज के सम से कहीं ज़्यादा हो जाती है, और कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कम हो जाती है। इस प्रकार ओवरऑल हम देखते हैं कि मीडियम में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। तो ये जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना मीडियम में ड्यू टू सुपरपोजिशन, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्लियर है, तो ध्यान देंगे। अब हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या है। क्लियर है बच्चों, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ओके, तो ध्यान देना है, व्हेन टू वेव्स ट्रेवल इन द सेम मीडियम, then the redistribution of energy in the medium is called interference। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस कहलाता है। ओके, ध्यान देना है, एंड the place of medium where intensity is maximum are called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है बच्चों वहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। एंड वेयर
intensity is minimum are called डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है वो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ओके प्यारे बच्चों, ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, इसे हम लोग मैक्सिमा भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग मिनिमा भी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन के कारण जो मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म होते हैं मीडियम में, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को सबसे पहले साइंटिस्ट यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया था, जिसे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, YDSE कहते हैं। तो आइए देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है इंटरफेरेंस के केस में, और फिर हम लोग क्या करेंगे? कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हम अब बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। क्लियर है? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? एक लाइट सोर्स लिया और उसके सामने दो कर्टेन रखे। क्या किया उन्होंने? दो कर्टेन्स रखे। ध्यान देना है, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया बच्चों? ध्यान देना है, ये इन्होंने एक सोर्स लिया, ठीक, और इसके सामने इन्होंने यहाँ पर एक कर्टेन लगाया। क्लियर है? और इसके सामने एक मेन स्क्रीन लगाई, मेन कर्टेन लगाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इससे इक्विडिस्टेंट, ये तो सेंट्रल लाइन हो गई, इससे इक्विडिस्टेंट ये कट यहाँ पर किया इन्होंने, एक कट यहाँ पर किया। क्लियर है? तो ये नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर ये S1 है और ये क्या है? S2 है। इसे हम लोग स्लिट्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से फ्रेश वेव्स ओरिजिनेट होती हैं और जो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं। तो हम डार्क लाइन को बनाते हैं। सबसे पहले ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी क्रेस्ट बना दिया। फिर डॉटेड लाइन बनाएंगे इक्वी डिस्टेंट लेकर के, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर बना दिया हमने ये डॉटेड लाइन। फिर हमने क्रेस्ट बनाया, फिर हमने क्या किया? यहाँ पर क्रेस्ट बनाया। ओके बच्चों, ये क्रेस्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पर ट्रफ बनाया, फिर हमने यहाँ पर ट्रफ बनाया। ओके, एंड सो ऑन। तो देखो, जहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा या ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, वो सेंटर पे जा करके वहाँ पर एक ब्राइट बैंड बनता है। और इसके ईदर साइड ट्रफ क्रेस्ट से मिले या क्रेस्ट ट्रफ से मिले, तो यहाँ पर जा करके बच्चों दूसरा यहाँ पर डार्क बैंड बनता है। इसी तरह से इधर साइड भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? डार्क बैंड बनेगा। फिर ऊपर यहाँ कहीं पर ब्राइट आएगा, फिर यहाँ नीचे कहीं पर क्या आएगा? ब्राइट आएगा, एंड सो ऑन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। और इसके इधर साइड क्रम से ब्राइट और डार्क बैंड बनते जाते हैं। क्लियर है? तो इसी को क्या कहा जाता है? YDSE कहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये S1 S2 के बीच के गैप को स्मॉल d कहा जाता है। ठीक है, और इस S1 S2 से मेन स्क्रीन तक की दूरी को कैपिटल D कहा जाता है। और जो लाइट यूज होती है उसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड के लिए और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी के लिए। हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना है हम लोग कैसे करते हैं। हम यहाँ पर अब लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R एंड इंटेंसिटी I। क्लियर है? इसके लिए हम वही मानते हैं बच्चों, ये मेन स्क्रीन हो जाती है। यहाँ पर मेन सोर्स है, ये S1 है, ये S2 है, और ये जो है S1 से मान लिया कोई एक लाइट वेव चली यहाँ पर, जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, P पॉइंट पर जाकर सुपर इम्पोज कर रही है। और ये दूसरी वेव चल रही है, दिस वन, ये दूसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, और दोनों जा करके यहाँ पर क्या कर रही है? सुपर इम्पोज कर रही है। ये आप कह सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा है O, और इसे हम C कह लेते हैं। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज़ बच्चों ध्यान देना है। अब हम मान लेते हैं कि लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ, लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ
2 waves be given by, अब मान लेते हैं बच्चों y1 इक्वल टू है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और y2 जो है बच्चों वो है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगाएंगे और इसकी मदद से हम लोग रिजल्टेंट आर और इंटेंसिटी आई का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्या आएगा बच्चों, y इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी हमने, y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू ये रख लो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 की वैल्यू है a2 है बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। तो इतने को a मानते हैं, ये b है। ओके बच्चों, तो आप देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसको तो आज ही रखते हैं हम a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एच डी रखा प्लस a2, यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया। तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा a2 साइन ए यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया साइन ए, कॉस बी हो गया, प्लस यहाँ पर लगा देंगे बच्चों कॉस ए, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू में साइन बी, ये आ जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको ओपन कर लेते हैं अब। तो y इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आ जाएगा बच्चों a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5, और प्लस आ जाएगा बच्चों a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5 आ गया। क्लियर है। अब ध्यान दो, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पर भी है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको हम करते हैं कॉमन। तो देखो क्या मिलेगा, y इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस 5 हो जाएगा, a2 कॉस 5 बाहर कर लिया तो बचेगा क्या बच्चों, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है। और प्लस यहाँ से क्या है, ध्यान दोगे, यहाँ से आपके पास है a2, ये आ जाएगा बच्चों, आप देखेंगे साइन 5 और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, लेट कर लेते हैं a1 प्लस a2 कॉस 5 इक्वल टू, मान लिया जाता है बच्चों r कॉस थीटा, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर ए, एंड और ये जो a2 साइन 5 है ना, a2 साइन 5 को मान लिया गया r साइन थीटा। क्लियर है, इक्वेशन नंबर बी। ये वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस a1 a2 cos 5 की जगह पर क्या रख देंगे, r cos थीटा, तो ये आ जाएगा r, इसको पहले लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा r साइन थीटा, तो ये हो जाएगा r कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, r कर लिया कॉमन यहाँ से, तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा, और प्लस आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा आ गया। क्लियर है बच्चों। और देखा जाए तो ये लिखा हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये रिजल्टेंट वेव आ जाती है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये आ जाता है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। इसमें r जो है ना, ये रिजल्टेंट वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड। तो अपन को रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करें, इक्वेशन ए और बी को अगर हम स्क्वायर करके ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर का एक्सप्रेशन मिलने वाला है। ओके प्यारे बच्चों, तो लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं। अब हम आर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन ए और बी को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो बच्चों ध्यान देना है, अब हम क्या करने वाले हैं,
इस इक्वेशन ए और बी का स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें क्या मिलने वाला है। तो कोई क्वेश्चन ये है a1 प्लस ए टू कॉस फाई इक्वल टू आर कास थीटा और a2 साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान देंगे, नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन ए एंड बी एंड देन ऐड। तो देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन ए को पहले मैं लिख लेता हूँ, a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू लेट किया था मैंने आर कॉस थीटा, और बच्चों इक्वेशन बी क्या था, a2 साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा था, इक्वेशन बी था। इनको ऐड कर लेते हैं स्क्वायर करके। तो देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर मिल जाएगा बच्चों a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आर स्क्वायर किया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई प्लस यह आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस इसको लिख लेते हैं 2a1 a2 कॉस फाई। ओके बच्चों, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a1 स्क्वायर प्लस यहाँ से कर लो a2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसको फिर से 1 कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिल गया बच्चों a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 4। गॉट माई पॉइंट। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि जो रिजल्टेंट वेव बनती है इंटरफेरेंस में, उसके एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन इस रिलेशन से दिया जाता है। क्लियर है। अगर हम दोनों तरफ के से प्रोडक्ट करा दें तो देखो बच्चों क्या होता है, ये मिल जाएगा के आर स्क्वायर इक्वल टू के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के ए1 फिर अंडर रूट के ए2 कॉस फाई। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम रूट आई लिखें तो यह आ जाएगा रूट के इंटू ए आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो के आर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आ गया आई, के ए1 स्क्वायर लिख दिया तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव यानी कि I1 प्लस ये हो गया बच्चों I2 प्लस ये हो गया 2, ये हो जाएगा अंडर रूट I1 I2 और इनटू में क्या आ गया कॉस फाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है। गॉट माई पॉइंट प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसके एम्पलीट्यूड का अगर वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन नंबर हम 4 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो इक्वेशन नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, वो I1 I2 पर डिपेंड करने के साथ साथ उनके बीच के फेज एंगल फाई पर भी डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, फाई पर भी डिपेंड करता है। वो पर्टिकुलर फेज एंगल जिसके लिए कॉस फाई मैक्सिमम होगा वहाँ पर मैक्सिमा बनेगा यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होगा यानी कि -1 होगा वहाँ पर डार्क इंटेंसिटी होगी यानी कि वहाँ पर मिनिमा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द पर्पज ऑफ टू गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे की कड़ी के साथ। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।